आएगा वीडियो उस पे आ जाएगा बाद में सभी को यूट्यूब पे। नमस्कार। हाँ यूट्यूब पे आ जाएगा। साथियों, चलिए आप आज शुरू करिए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है और जितना हमारे लिए शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है उतना ही हमारे लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत भी आवश्यक है। और इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ भाई साहब इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर शिव गौतम सर, जो कि डायरेक्टर हैं गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जयपुर। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर A.K. त्रिपाठी सर, कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वी.के. सिंह सर, जो कि HOD हैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। सर आपका भी इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार करने में हमारे गुरु जी और आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और विश्व आरोग्य मिशन के अध्यक्ष प्रोफेसर जी एस तोमर सर। सर आपका भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, चिकित्सा अधिकारी, आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जो भी लोग इस कार्यक्रम को फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं या स्पॉटिफाई पे देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते समय हम लोग आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की वंदना करते हैं। तो आइए हम सभी लोग उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवान धन्वंतरि की वंदना करते हैं। ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। क्या जी जी भाई साहब, देखो पुनः सुनो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य भारती एवं विश्व आयुर्वेद मिशन के द्वारा आयोजित इस मानसिक स्वास्थ्य चल नहीं रहा है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विषय प्रोफेसर जी एस तोमर सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। सर हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। आपकी आवाज आ रही है सर, पहले थोड़ी कम आ रही थी। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अश्वदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस ज्ञान यज्ञ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं महर्षि अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, जिनको मैं महर्षि की संज्ञा देता हूं, जो कि स्वास्थ्य की पताका लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक आरोग्य भारती का संदेश लेकर मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। के कार्य में जुटे हुए हैं और हेलो, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। साथ में एक प्रसिद्ध, जिनका कि वैश्विक धरातल पर, ग्लोबल लेवल पर जिनका रिकॉग्निशन है, ऐसे साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर शिव गौतम साहब, जो कि जयपुरी नहीं, आज ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जिनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे महर्षि को भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे एक अनुग्रह को स्वीकार किया और आज आप हमारे साथ उपस्थित हुए। और प्रयाग के गौरव प्रोफेसर बीके सिंह साहब, जो कि आज साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, और आप हर कार्यक्रम में लगातार जन जागरण के लिए, जन लोगों को स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूक करने के लिए निरंतर हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते रहते हैं। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, जो कि वाइस चांसलर उत्तराखंड के, वो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर अवनीश पांडे, जो कि हमारे साथ जो जुड़े हैं, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आज विशेष रूप से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 अक्टूबर को ये जो दिवस मनाया जाता है, इसका पहला सेलिब्रेशन 1992 में हुआ और ये जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के माध्यम से हुआ। और इसका उद्देश्य यही था
कि मानसिक रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। और आज जो थीम है हमारे 2024 का, प्रत्येक वर्ष कोई एक नया थीम दिया जाता है। इस वर्ष का थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। तो प्रायोरिटी है कि हमको कार्यस्थल पर जो वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं उनको मेंटल हेल्थ के संदर्भ में जागरूक किया जाए। क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं इसके बारे में चर्चा करने के लिए एक बात आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। हमारे साथ वेस्टर्न सिस्टम के जो भी विद्वान जुड़े हुए हैं, पहले वो भारतीय हैं और उनको भारतीय विधा पर भी गर्व है। तो मैं बताना चाहता हूं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में विलियम स्वीटजर ने पहले मेंटल हेल्थ को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। ये जो है वैश्विक स्वास्थ्य के आंकड़े बताते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि भारतीय वाङ्मय में 5000 वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत ने जब स्वास्थ्य को परिभाषित किया, समदोषः समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य विधेय थे, तो उन्होंने आत्मा, इंद्रियों और मन की प्रसन्नता को स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम और आवश्यक अंग बताया। यह दृष्टिकोण प्रारंभ से ही मनोदैहिक रोगों का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में प्राप्त होता है। आगंतुर अन्वेत निजम विकारम निजम तथागंतुर प्रवर्धा। भारतीय वाङ्मय का चिंतन ही प्रारंभ से था कि मन की बीमारियों के कारण हम शारीरिक रूप से भी रुग्ण पड़ सकते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बड़ी अच्छा पहलू है। भारत सरकार ने 1982 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया। तो ये जो है एक लैंडस्केप मार्क है। मैं यहाँ चीजें विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि इन मानसिक रोगों का मूल कारण क्या है। आयुर्वेद में 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। असात्वेन्द्रिया काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम मिथ्या योगो न चातच और द्वया शराणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेत संग्रह। असात्वेन्द्रियात संयोग, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ असात्व संयोग होना, जो कि आजकल लगातार देखा जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। धी धृति स्मृति व्यवस्था कर्म यत करते सोम प्रज्ञापराधम तब विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। आप ये जानते हुए भी कि रात को दही खाना नुकसानदायक है, कंटिन्यूअसली टेलीविजन को वॉच करना नुकसानदायक है, लगातार अहितकर विषयों का सेवन करना नुकसानदायक है, मद्य हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है, उसके बाद भी उसका सेवन करना यह प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध ही मूलतः सभी व्याधियों का कारण माना जा रहा है। दूसरी बात हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन कम एनवायरनमेंट। ह्यूमन बॉडी इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल यूनिवर्स। मैन इज मिनिएचर रेप्लिका ऑफ द यूनिवर्स, कॉस्मस। तो वहां हम जानते हैं इफ देयर इज इम्प्रॉपर ट्यूनिंग विद द मैन एंड एनवायरनमेंट तो इट विल बी अ कॉज ऑफ द स्ट्रेस। आज समाज में जो तनाव बढ़ रहा है, तनाव ही तमाम मानसिक रोगों का मूल कारण है। तो इस तनाव को दूर करने के लिए तमाम उपाय हमारे यहाँ बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला आपका है मेडिटेशन। 10 मिनट तक लगातार आप अपने आप को मेडिटेट करने का प्रयास करें। इससे जो है आपको रिडक्शन, आपका जो है स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे यहाँ है कि मेडिटेशन के साथ साथ में हमारे शरीर में विशेष रूप से जो हमारे एंडोर्फिन्स होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज और योगा करने से जो ब्रेन में एंडोर्फिन्स होते हैं जो कि नेचुरल मूड एलिवेटर्स हैं, इनकी मात्रा बढ़ती है। फलतः हम स्ट्रेस से अपने आप को मुक्त पाते हैं। तो नियमित रूप से हमको व्यायाम करना चाहिए, रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करना चाहिए, योगा करना चाहिए। पुअर स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। हमारे यहाँ कहा गया है कि निद्रा जो है रात्र स्वभाव प्रभावाच निद्रा। रात में अपने आप आने वाली नींद कब आती है? यदा तो मनसे क्लांते कर्मात्मानम क्लवान्विता। जब शरीर थक जाता है, मन थक जाता है तो हम सो जाते हैं। तो ऐसा काम करने के लिए स्वभाव प्रभाव निद्रा का होना आवश्यक है। सोशल सपोर्ट, मित्रों का, समाज का, परिवार का या काउंसलर के माध्यम से ये बहुत आवश्यक है मानसिक तनाव को कम करने के लिए। और डीप ब्रीदिंग, जिसको आज वर्तमान परिदृश्य वाले लोग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, इसको हमारे यहाँ प्राणायाम प्रारंभ से ही उल्लेख है। प्राणायाम का तात्पर्य है प्राण का आयाम बढ़ाना। इसमें हमारे यहाँ कुंभक, रेचक, पूरक और शून्यक जो विधान किया गया है, इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के मानस रोगों से भी निजात पा सकते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में तमाम विद्वान जुड़े हुए हैं और जो विषय के विद्वान हैं वो आपके सामने अपने विषय की बातें रखेंगे
और मैं अपने शब्दों को, मेरा उद्देश्य यही है कि इस फेसबुक पेज के लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम सामान्य के बीच में अपनी ये बात पहुंचा सकें कि किस प्रकार से इन मानस रोगों से हम दूर हो पाए। ऑटिज्म इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। आज बच्चे लगातार टीवी के आदी हो गए हैं, मोबाइल के आदी हो गए हैं, तो ऑटिज्म की समस्या सामान्य रूप से बढ़ती जा रही है। और भी तमाम समस्याएं हैं। तो मैं बस निवेदन करूंगा अवनीश जी कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, जो है कि बायोकेमिस्ट होने के साथ साथ में जिन्होंने की स्वास्थ्य के जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, तो आप उनको आमंत्रित करें कि अपने उद्बोधन से हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर अवनीश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। अब मैं आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भाई साहब, जो कि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय, जो लोग इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव देख रहे हैं, आप सभी के समक्ष बताना चाहता हूँ कि भाई साहब ने 1900। अवनीश जी, मुझे ऑन किया है क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अवनीश सर थोड़ा तेज बोलिए। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? मुझे कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। आपने मेरी स्क्रीन दिखा दिया, इसका मतलब है मेरा नंबर आ गया क्या? परिचय के बाद 2 मिनट बाद मैं दूसरे अब आप फोन से मिला हूँ क्या? नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही भाई साहब। मुझे कुछ आपने एक शब्द भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, आप प्रारंभ करिए अवनीश जी। जी अवनीश जी, आपको प्रारंभ करने दीजिए भाई साहब को। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय भाई साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। भाई साहब अपने विचारों से, अपने आशीर्वचनों से हम सभी को। हाँ, आप शुरू करें भाई साहब। उनको आवाज ही नहीं जा रही ना सर। अच्छा, हम फोन लगा दे रहे हैं। हाँ, शुरू करना है क्या मुझे? हाँ, शुरू करना भाई साहब। आप शुरू करिए। तो मैं और इसी से शुरू करता हूँ, सामने देखता हूँ। जी 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 जी। आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अरे क्या हो गया, कट गया। जी भाई साहब, आप कंटिन्यू करिए भाई साहब। बड़ी समस्या है तो। मुझे कुछ सुनाई तो पड़ना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। जी भाई साहब। हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, आप बोलिए, आपकी आवाज वहाँ आ रही है, प्रोग्राम में स्टूडियो में आपकी आवाज आ रही है। आप बोलिए भाई साहब, आपकी हम आवाज आ रही आपको है। सुन पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हम लोग आपको सुन रहे हैं उसमें प्रोग्राम में। आप बोलिए भाई, आप फ्लो में बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही अरे ये क्या आ रहा है? है। अब शुरू करें। कार्यक्रम में उपस्थित ये कट जा रहा है मेरा फोन। मैं शुरू करता हूँ, अगर आपको कुछ हो तो बोलिएगा। मैं अपने ब्लैंक बोलना पड़ेगा मुझे। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर GS तोमर जी, अन्य सभी वरिष्ठ जन, चूंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं सभी को बिना देखे ही नमस्कार करता हूँ। हाँ, अब दिखाई पड़ा मुझे कुछ। डॉक्टर विनीत कुमार सिंह जी, डॉक्टर शिव गौतम जी और अन्य अवनीश जी, सभी को नमस्कार। सामान्य रूप से स्वास्थ्य को हम संपूर्णता में देखते हैं, अर्थात जब हम संपूर्णता की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है या स्पिरिचुअल हेल्थ है, इन सबको तो कंसीडर करते ही करते हैं। इंटेलेक्चुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, यहाँ तक कि एनवायरमेंटल हेल्थ भी किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और इसीलिए जब कभी भी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होगी
तो हमको उसको टोटलिटी में ही देख करके चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ डे भी है ये। और इसीलिए सामान्य रूप से पश्चिम में या चर्चा में जब भी आता है तो रोग आधारित चिंतन ही ध्यान में आता है। और इसीलिए मेडिकल साइंस में साइकेट्री बनी इसीलिए कि जहां पर व्यक्ति को कोई मनोरोग होते हैं और उनका ट्रीटमेंट उनकी अपनी पद्धति से होता है और करते हैं। वैसे एक दूसरा पार्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ये थोड़ा बड़ा स्पेक्ट्रम वाला है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति कैसा सोचता है, तो सामान्य व्यक्ति थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है। कभी अति उत्साह में आएगा, कभी निराशा में आएगा, कभी तनाव में आएगा, कभी नकारात्मकता में आएगा। ऐसा जो अलग अलग प्रकार का डिफ्लेक्शन है, इसी से ध्यान में आता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य जैसा बैलेंस चाहिए वैसा शायद उतना बैलेंस नहीं दिखलाई पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य की वैसे अभी तक कोई, जो मैंने अभी खोजा, आधिकारिक परिभाषा नहीं मिली मुझे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है कि यह सलामती की यह स्थिति है, माने कि जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। मानसिक स्वास्थ्य या तो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक अथवा भावनात्मक सलामती के स्तर का वर्णन करता है या फिर किसी मानसिक विकार की अनुपस्थिति को भी दर्शाता है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं का एहसास करने, अच्छी तरह से सीखने और अच्छी तरह से काम करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। सकारात्मक मनोविज्ञान विषय या साकल्यवाद के दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य में एक व्यक्ति के जीवन के आनंद लेने की क्षमता और जीवन की गतिविधियों और मनोवैज्ञानिक लचीलापन हासिल करने के प्रयास के बीच सामंजस्य शामिल हो सकता है। सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और मांग की विस्तृत श्रृंखला के लिए एक सफल अनुकूलन का प्रतीक है। सांस्कृतिक मतभेद, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग स्थिति, व्यक्ति पर आकलन और वर्तमान का प्रोफेशनल लाइफ, ये सभी इस बात को प्रभावित करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित किया जाए। मानसिक स्वास्थ्य विकार के विभिन्न अलग अलग प्रकार हैं। डिप्रेशन, दुश्चिंता विकार, कोई चिंता नहीं है, यह भी एक विकार है, कुछ आम है। कुछ विखंडित मानसिकता है, अलग अलग प्रकार से सोचना है, डिफ्यूज्ड माइंड, या बाइपोलर डिफ्लेक्शन है कि एक साथ वो कंसंट्रेशन ही नहीं बनता, और इसीलिए यह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग प्रकार से धारणा है। आधुनिक मनोचिकित्सा के जनक श्रीमान फिलिप पिनेल के अनुसार आधुनिक मनोचिकित्सा का जनक फिलिप पिनेल को आधुनिक मनोचिकित्सा यानी साइकेट्री का जनक कहा जाता है। वे मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। साथ ही मानसिक विकारों के निदान और उपचार में उनके योगदान के लिए भी उनको जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में विलियम स्विट्जर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिन्हें सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के
कार्यों के समकालीन दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। एक दूसरे इसाक रे, जो अमेरिकी मनोरोग एसोसिएशन के 13 संस्थापकों में से एक थे, उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को एक कला के रूप में परिभाषित किया है, जिसका कार्य है ऐसी घटनाओं और प्रभावों के खिलाफ मस्तिष्क को संरक्षित करना जो उसकी ऊर्जा, गुणवत्ता या विकास को बाधित या नष्ट कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे डोरोथिया डिक्स। वो एक स्कूल की शिक्षिका थी, जिन्होंने पूरे जीवन उन लोगों की सहायता की, उसका प्रचार किया कि मानसिक बीमारी से पीड़ित थे, उन दुखद परिस्थितियों को सामने रखा जिसमें इन लोगों को रखा जाता था। इसे मानसिक स्वच्छता आंदोलन के रूप में जाना गया। वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य का क्षेत्र, जिसमें अध्ययन, शोध और अभ्यास के ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है जो मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने को प्राथमिकता देता है और दुनिया भर में सभी लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के समान स्तर को हासिल करने का प्रयास करता है। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष इसकी कोई ना कोई थीम रहती है। इस बार की थीम है कि वर्किंग प्लेस पर जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे हम प्राथमिकता दें, कैसे वो ठीक रखें। सामान्य रूप से विश्व भर में 5 में से 1 व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से सामना कर रहा है और इसलिए उसका जो अपना कार्य है, व्यवसाय है, को अधिक स्वस्थ बनाने, उसे वर्किंग प्लेस को अधिक समावेशी कार्यबल के लिए मनोसामाजिक वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए और तनाव को दूर करना चाहिए। ऐसा एक प्रारंभिक चीज है। कुल मिलाकर जो हमको ध्यान में आता है कि मानसिक स्वास्थ्य यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाने वाला विषय है। अलग अलग प्रकार से इसके बारे में परिभाषा हुई है, लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग प्लेस से जुड़ा है उसके थोड़े से ऑपरेटिव पार्ट पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हेल्थ को एक होलिस्टिक वे में देखना चाहिए। ये जितने भी पहलू हैं, फिजिकल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, ये सभी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। इसलिए अगर व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली का पालन करे, प्रकृति आधारित दिनचर्या रहे, बैलेंस डाइट ले, नियमित कुछ ना कुछ व्यायाम करे, सकारात्मक चिंतन करे, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी कि जिसके कारण उसके मेंटल हेल्थ भी ठीक बनेगी। और इसलिए यह जो पहलू है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, यह मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक है। लेकिन तो भी कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में विशेष रूप से चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली एक पहलू हो सकता है। नियमित व्यायाम करना जो स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पर्याप्त नींद लेना यह भी आवश्यक है। आज काम के प्रेशर के कारण जैसी एक गहरी नींद चाहिए, व्यक्ति नहीं ले पाने के कारण भी डिफ्लेक्शन में रहता है। पॉजिटिविटी, आज कॉम्पिटिटिव वायुमंडल है, इसलिए पॉजिटिविटी के लिए बताना पड़ रहा है कि व्यक्ति की सोच ये सकारात्मक बने, अपने बारे में भी दूसरे के बारे में भी उस प्रकार से विचार करे। एक और पहलू है नो योर लिमिट्स। व्यक्ति काम तो कर रहा है,
लेकिन वो कहीं कहीं भटक जा रहा है, उसको ये मालूम नहीं कि एग्जैक्टली वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जब तक वो अपनी लिमिट्स उसको ध्यान में नहीं आती, उसको पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए ये एक और पहलू है, एक और इसके भी आगे एक पहलू है कि आज व्यक्ति काम में इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने में सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। दूसरे से संवाद बना के रखना यह इस मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। संवाद नहीं होता, आज सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से तो जुड़ा हुआ है व्यक्ति, लेकिन पड़ोसी से बातचीत नहीं करता, उसको जानता नहीं। और इसीलिए ऐसे ही पर यही स्थिति परिवार की भी है। तो परिवार में यह संवाद कम्युनिकेशन बना रहेगा तो मानसिक तनाव कम से कम होगा। अपने को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखना यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसको कैसे कर सकते हैं? सेवा कार्य और एक पहलू है कि समाज के किसी न किसी प्रकार के सेवा कार्य में अपने को एंगेज रखना, जिससे कि मानसिक संतुष्टि होती है, एक्टिविटी होती है, माइंड डिफ्लेक्शन रहता है। और एक प्रिकॉशन भी है, नो ड्रग अब्यूज, यह भी चाहिए। अगर ड्रग अब्यूज हुआ, कोई ना कोई दवा लेना शुरू किया, तो व्यक्ति उसका आदी हो जाएगा, जो कि लाभकारी नहीं है। एक और पहलू है, सभी चीजें सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं होती। जैसा मैंने शुरू में कहा, हर व्यक्ति की नेचर अलग अलग है। स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है, आयुर्वेद से जुड़े जो लोग हैं वो अधिक चर्चा करते हैं कि कुछ लोग हैं इस संसार में जिनको रोग होगा ही होगा, वो बच नहीं सकते। इनमें अधिकांश वे लोग आते हैं जो एक ही प्रकार की एक्टिविटी लंबे समय तक करते हैं, कि जिसके कारण वे दूसरी एक्टिविटीज पूरी न होने के कारण और एक ही प्रकार की एक्टिविटी का रिपीट इतना ज्यादा रिपीटेशन होता है, एक ही जगह बैठना है, एक ही प्रकार का काम करना है, तो इसके कारण बाकी दूसरे स्वास्थ्य से संबंधित पहलू बैलेंस नहीं हो पाते। इस कारण से कुछ और लोग हैं कि जिनको कुछ न कुछ रोग होगा ही, और उनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो ऑफिस गोअर्स हैं। यहाँ जो मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा है कि वर्किंग प्लेस पर करना, ऐसे लोगों के लिए क्या करना, तो ऐसे लोगों को तनाव बहुत होता है। तो एक तनाव तो अच्छा है कि उनका सामने टारगेट है, कुछ काम करते जा रहे हैं, वो सफल होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये तनाव तो ठीक है। लेकिन जब कोई ऐसा काम आए जिसमें कोई निर्णय लेना कठिन है, तो उस समय वो जो स्ट्रेस है वो ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए ये उसका ऑल्टरनेट खोजना, रास्ता खोजना कि क्या कर सकते हैं। एक और प्लेस है, अगर हमको तनाव नहीं भी है, हम काम करते जा रहे हैं, तो भी 20-20-20 का फॉर्मूला ये किसी भी व्यक्ति को के मानसिक स्वास्थ्य को वर्किंग प्लेस पर ठीक करने में सहायक है। अर्थात हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड तक पलक झपकाना और 20 कदम चलना। तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड तक पलक झपकाना और 20 कदम चलना, आस पास वहीं ऑफिस के अंदर ही। उससे व्यक्ति की और कंसंट्रेशन थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जो स्टैग्नेशन आता है उस स्टैग्नेशन से वो बाहर आ सकता है। और आयुष मंत्रालय ने इस संबंध में वर्किंग प्लेस पर काम करने वाले लोगों के लिए अपनी वेबसाइट पर पहले से ही एक वीडियो, 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया है कि हर व्यक्ति अपना अपना ऑफिस में काम करते हुए, व्यवसाय का काम करते हुए कैसे वो अपने को फ्रेश रख सकता है। उसके लिए कुछ कुछ उन्होंने एक्सरसाइज भी बताई हैं, कुछ प्राणायाम भी बताए हैं, और शांत बैठना, ऐसी चीजें भी जोड़ी हैं। अर्थात इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर विचार करने के लिए है कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में विचार करें, एक पहलू, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें, दूसरा पहलू, हेल्दी डाइट, प्रकृति आधारित दिनचर्या, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, पॉजिटिविटी,
सभी से के साथ कम्युनिकेशन यह बना कर रखेंगे तो वर्किंग प्लेस पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से स्वस्थ रह सकता है। और फिर भी अगर समस्या होती है तो 20-20-20 का फॉर्मूला यह किसी भी व्यक्ति के लिए सहायक है और एक व्यवहारिक अप्रोच है। इस दिशा में अगर सोचेंगे तो अवश्य ही हम इससे बाहर आ सकते हैं। मुझे लगता है इतना ही मुझे कहना चाहिए। मुझे किसी कारण से आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, मैंने अपनी ओर से बोला है, पता नहीं कितना सुनाई पड़ा को मुझे मालूम नहीं। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, आपने गागर में सागर एक पूरे विषय को आपने जिन शब्दों में सामाजिक मर्यादाओं के दृष्टिकोण से रखा है, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। अवनीश जी, अब मैं आपसे कहूंगा कि डॉक्टर शिव गौतम साहब को आप आमंत्रित करें, उनका परिचय ब्रीफ करके उनको आमंत्रित करें और आपने चर्चा में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय भाई साहब को उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायक रहा। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और निश्चित ही हम सभी उनके जो आशीर्वचन उनका मिला, जो भी उन्होंने हम लोगों को बातें बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, एक जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है इस बार का, जो थीम रखा गया है कि जो ऑफिस, जो हम लोग जहाँ कार्य करते हैं, सारा स्ट्रेस का कारण वहीं से है। और आजकल जो मोबाइल फ़ोन इस तरीके से हम लोगों पर इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं मानसिक तनाव का मुख्य कारण तो यही मोबाइल फ़ोन है। और वर्किंग प्लेस पे जो स्ट्रेस है, जो उपेक्षा है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तमाम तरीके के ऐसे जो प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, ये सारे मुख्य कारण हैं। और भाई साहब ने एक जो उन्होंने बताया 20 सेकंड तक आँखों को बंद करने के लिए, आज मैं बताना चाहूँगा मानसिक स्वास्थ्य दिवस तो है ही, दृष्टि दिवस भी है और साइड डे भी है। तो कहीं न कहीं हमारे आँखों के लिए भी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिव गौतम सर, जो कि डायरेक्टर हैं गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जयपुर। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ सर, आएँ और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। डॉक्टर शिव गौतम सर। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है। हाँ बिल्कुल जी। सर, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर तोमर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आरोग्य भारती के जयपुर के कार्यक्रमों में मैं समय समय पे जाता रहा हूं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम में आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य की बात करें और इस दिवस की बात करें तो एक इतिहास में आपको बताना चाहता हूं कि मैं इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था एट द एज ऑफ 47 इन द ईयर 1999, और उससे पहले 1990 में मैं राष्ट्रीय सचिव था इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का। और उस समय मन में ये विचार आया कि हम क्यों नहीं एक सप्ताह मानसिक स्वास्थ्य के प्रचार प्रसार के लिए प्रारंभ करें। और उस समय जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, तब हमने रिजोल्यूशन पास किया जयपुर में, और पूरे हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर हमने तय किया था 1990 में। और एक हफ्ते तक, यानी 3 अक्टूबर से दशहरे तक, उस वक्त दशहरा 10 तारीख का पड़ रहा था, हमने मानसिक स्वास्थ्य का जन जागृति अभियान के रूप में प्रारंभ किया। और देखिए, संयोग की बात यह है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कार्य हिंदुस्तान में शुरू हुआ, अपने भारतवर्ष में शुरू हुआ, उस काम को विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने 1992 में स्वीकार कर लिया। और ये सप्ताह वैसे की वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा। तो मैं कहूंगा कि एक तरह से अपन भारतवर्ष के लोग इस मामले में अग्रणी रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह और मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी भारत के अनुसरण में पूरे विश्व ने मनाया है। यह एक ऐतिहासिक जानकारी है जिसको मैं वेरीफाई करता हूं। इस वर्ष मैंने मनोचिकित्सा के क्षेत्र में अपने कार्य के 50 वर्ष पूरे किए हैं अप्रैल के महीने में, और इस आधी सेंचुरी का मैं
प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं कि मानसिक स्वास्थ्य में क्या हुआ है। बहुत अच्छा वार्ष्णेय जी ने हमें बताया। उन्होंने पाश्चात्य दर्शन के में और पाश्चात्य मनोचिकित्सा में किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य में फिलिप से लेकर और बाकी लोगों ने, सिगमंड फ्रायड तक बाकी लोगों ने क्या क्या कहा, वो विस्तार से उन्होंने बताया। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं विश्व के 3/4 देशों में अपने भाषणों के माध्यम से बात कर चुका हूं और मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि आप 150 वर्ष की बात करते हैं और हम 5,500 वर्ष की बात करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको कि परिभाषित करता है आज का पाश्चात्य मनोचिकित्सा का इतिहास और उसके पूरा साहित्य, वो एंजाइटी डिसऑर्डर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में है। वो एपीए की जो गाइडलाइंस है उसमें है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, जिसको कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल कहते हैं। इन दोनों में तो ये बाद में आया है। मैं उनसे पूछता हूं कि 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र के बैटल में, इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, अर्जुन जो कि वॉरियर था वो विषादग्रस्त हो गया था और चिंता और विषाद के जो जितने भी लक्षण हैं वो भगवत गीता के पहले अध्याय के 29वें, 30वें और 31वें श्लोक में स्पष्ट वैसे ही लिखे हुए हैं जैसे कि आज के मनोचिकित्सा के साहित्य में लिखे हुए हैं। अर्जुन अपना गांडीव धनुष त्याग कर जमीन पर बैठ जाता है और कृष्ण से जब कहता है कि सीदंति मम गात्राणि मुखस्य परिशुष्यते वेपतुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीव शंसते हस्ता चैव परिदयते निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, कि हे केशव मेरे ये सारे के सारे लक्षण, सीदंति मम गात्राणि, मेरे हाथ पांव बिल्कुल नम होते जा रहे हैं, मुखस्य परिशुष्यते, ड्राइनेस ऑफ माउथ होती जा रही है, मेरा मुंह सूखता जा रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल कंपित होता जा रहा है वेपतुष्य शरीरे में, और मेरे रोम मेरे बाल जो हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े होते जा रहे हैं, रोम हर्षस्य जायते, और मेरे हथेलियों में पसीना आ रहा है, गांडीव शंसते हस्ताक्षय में परिदयते, मेरे हाथ पांव में जैसे जलन लग रही है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, केशव मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता और मेरे को सब कुछ विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। He is depressed, he is anxious and he is doomed to, he has decided not to fight। और उस समय इतिहास के प्रथम मनोचिकित्सक भगवान कृष्ण ने उस चिंता और अवसादग्रस्त अर्जुन का उपचार किया। मेरे पास तो आजकल मॉडर्न मेडिसिन की दवाएं हैं जो आधे घंटे में असर कर देती हैं, वो कृष्ण भगवान को तो उस समय उपलब्ध भी नहीं थी। और किस तरह से भगवत गीता के बाकी 17 चैप्टर्स में अर्जुन के पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, व्यक्तित्व के परिवर्तन के माध्यम से, सत्य रज और तम के गुण क्या हैं और किस तरह से पर्सनालिटी के 3 ट्रेट्स जो है वो आपस में ट्रांसमिट होते हैं। और आप भगवत गीता पढ़िए, आई एम श्योर आप सबने पढ़ी है, लेकिन मैं जो ऑडियंस इसको देख रही है उन सब से कहूंगा कि आप भगवत गीता पढ़िए। ये मनोचिकित्सा का प्रथम ग्रंथ है जो कि मनोचिकित्सा का प्रथम ग्रंथ है जिसमें कि मनोचिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है। और जब मैं वेस्टर्न स्कॉलर्स से बात करता हूं कि भाई तुम्हारे लिए तो सिगमंड फ्रायड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, लेकिन हमारे लिए जो 5,500 वर्ष पहले जिसने ये सब चीजें डिस्क्राइब की थी वो ग्रैंडफादर मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स, वो आप डिसाइड कर लीजिए। और मैं जर्मनी में जब इस कॉन्फ्रेंस में इस लेक्चर को दे रहा था, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट ह्यूमन माइंड, ए व्यू फ्रॉम इंडियन एंशिएंट, तो वहां के सोशल साइकियाट्री के प्रोफेसर ने कहा कि जो चीजें पाश्चात्य जगत के लिए नवीन है, व्हाट इज न्यू टू द मॉडर्न साइकियाट्री इज एंशिएंट टू इंडियन
इथोस। तो ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनोचिकित्सा हमारे लिए बहुत पुरानी है। हम मनोचिकित्सा करना जानते थे। अभी मैं एक नई मेरी किताब बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें मैंने मेंटल हेल्थ इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड टू आयुर्वेदिक पीरियड, 10,500 साल से 1400 वर्ष पूर्व तक भारत में मनोचिकित्सा का जो लिटरेचर था उसमें क्या लिखा हुआ है वो सारा संग्रहित करके मैं इस किताब में बहुत जल्दी आपके सामने लेके आ रहा हूं। और हम बहुत समृद्ध हैं, हमारा इतिहास बहुत समृद्ध है, हमारी विधाएं, हमारी चिकित्सा बहुत समृद्ध है। अब अगली बात करूंगा मैं आज के विषय पर। आज का जो विषय है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 7 दिनों में मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस पर बात कर रहा था। कल मैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में बात कर रहा था। और मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस जो है वो डॉक्टर्स के लिए, मानसिक स्वास्थ्य स्वयं के लिए क्या हो। तो मैंने एक सवाल पूछा कि डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं, हु केयर्स फॉर दिस सेकंड गॉड? दूसरे भगवान का रक्षक कौन है? आप देखिए आज की तारीख में डॉक्टर्स का अगर सर्वे, मैंने बहुत सर्वे देखे हैं, और स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि डॉक्टर्स के जो प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन इटसेल्फ, उसमें बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं, बहुत सारे लोग हाइपरटेंसिव हैं, बहुत सारे लोग कार्डियक बीमारियों से ग्रस्त हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन और सुइसाइडल आइडियाज से ग्रस्त हैं। और इसकी स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास। और बहुत सारे लोग अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसमें कि अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज भी शामिल है। इसके अलावा एक और चीज जो है वो है बर्नआउट, एक ऐसी स्थिति जिसमें कि व्यक्ति काम ठीक से नहीं कर पाता, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। हम बात करें अन्य व्यवसायों की, तो हर व्यवसाय का जो वर्क प्लेस है उसकी अपनी एक कल्चर होती है। और जहां भी व्यक्ति को कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है व्हेन टू ऑपोजिंग साइकोलॉजिकल फोर्सेस मीट, जब दो विरोधाभासी अंतर्द्वंद के विचार व्यक्ति के मन में आता है तो वो स्ट्रेस को जन्म देता है, तनाव को जन्म देता है। और ये तनाव व्यक्ति के फ्रंटल लोब में, ये जो हिस्सा है हमारा, जिसको हम उपनिषद और योग की भाषा में आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और कॉम्प्लेक्स न्यूरो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिलीज होती है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस, एक ग्रंथि होती है अंदर, उसको प्रभावित करती है। वो हाइपोथैलेमस कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को जनरेट करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जब नीचे जाते हैं तो हमारी थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करते हैं, हमारी एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करते हैं, और अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, उन सारी अंतरस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। लिहाजा हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स को जनरेट करते हैं, जिसको कि हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। और ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स करके और हमारे शरीर में जो प्रभाव होते हैं वो वही होते हैं जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में होते हैं, कुछ डिप्रेस्ड पेशेंट्स में होते हैं, और वही होता है सीदंतिमम गात्राणि मुखश्च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। ये बात हम आज कहते हैं, लेकिन कृष्ण ने उस समय क्या कहा था? आप 3रे चैप्टर में पढ़िए, वो कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। क्या आपको शीत उष्ण सुख दुख जितने तरह के संवेग आप अनुभव करते हैं, वो सारे के सारे संवेग कहाँ होते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। इट इज ऑल एन इंटरप्ले ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स इन आवर बॉडी which leads to all these changes in our mind and body, and that is responsible for all the emotions which you are facing, O Arjun. तो आप देखिए कि ये सारी चीजें वहां से आके आयुर्वेद तक, जहां हमने आत्मा और मन की प्रसन्नता की बात की है। अभी वार्ष्णेय जी ने जो श्लोक बोला, और उससे पहले जो श्लोक कहा गया था कि स्वस्थ कौन है, उसमें ज्ञानेंद्रियों का भी जिक्र हुआ, कर्मेंद्रियों का भी जिक्र हुआ, और उसमें आत्मा की और मन की प्रसन्नता की बात हुई। वो द हेल्थ वाज कंसीव्ड एज ए टोटल हेल्थ, नॉट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ
और स्पिरिचुअल हेल्थ, इट वाज अ टोटल हेल्थ, वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट रहा है। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, मॉडर्न मेडिसिन में जब मैं अपने स्टूडेंट्स को 50 वर्षों से जो पढ़ा रहा हूं, मैंने 150 से ज्यादा एमडीज को थीसिस लिखाई है, 4-5 लोगों को मैंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से पीएचडी करवाया है, और आयुर्वेद मुझे विरासत में मिला है क्योंकि मुझसे पहले 5 पीढ़ियां हमारे परिवार में आयुर्वेद करती रही हैं, पूज्य पिताजी से पहले। इसलिए मेरा एक स्वाभाविक रुचि हमारे प्राचीन भारत में क्या था उसमें है, और उस पर बहुत जल्दी मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। तो जब मैं एक व्यक्ति को डिफाइन करता हूं, हाउ डू यू डिफाइन ए ह्यूमन बीइंग? ए ह्यूमन बीइंग इज ए यूनिट ऑफ बायो, साइको, सोशियो, रिलीजियो, कल्चरल यूनिट। उसका एक बायोलॉजिकल एलिमेंट है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, सोशल एलिमेंट है, स्पिरिट और रिलीजन एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट है। और इनमें से किसी भी सेक्शन में कोई कॉन्फ्लिक्ट जब व्यक्ति को होता है तो वो तनाव को जन्म देता है। तो वर्क कल्चर में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कार्यस्थल पर तनाव को जन्म देगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। और वर्क कल्चर पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हैंडल करने के लिए मैं हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग वर्कशॉप्स करता हूं और सबको ये समझाता हूं कि आप अपने वर्क प्लेस पे अपनी तनाव को किस तरह से कम कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं जनरली देता हूं कि आप अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करें। उसमें पहली टिप जो मैं देता हूं, दैट इज व्हेन यू हैव ए स्ट्रेस, आइडेंटिफाई द स्ट्रेस, स्ट्रेसर एंड टॉक अबाउट इट। आपके तनाव के कारक क्या हैं, उससे आपके ऊपर प्रभाव क्या होता है, और उसके बाद वो आपको किस तरह से प्रभावित करता है, इन सारी चीजों पर आप बात करें। कहते हैं कि कहने से दर्द आधा बढ़ जाता है, और वो दर्द जब आधा बढ़ जाता है तो उसको बांटने के लिए आपको एक सुपात्र ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने कुपात्र के साथ शेयर कर दिया तो बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी, और वो आपके लिए, अगर आपने कुपात्र से बात कर ली अपने स्ट्रेस के बारे में तो आपके तनाव को बढ़ा देगा। सो फाइंड आउट ए राइट पर्सन टू टॉक टू। Whom do you want to talk? किससे आप बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप सुपात्र ढूंढे, मित्र ढूंढे, और ऐसा व्यक्ति जो आपके गुणों का बखान करे और आपके अवगुणों को अपने तक सीमित रखे, ऐसा शुभचिंतक ढूंढ के उससे बात करें। दूसरी बात मैं जो करता हूं वो एडिक्वेट स्लीप की करता हूं। इसके बारे में वार्ष्णेय जी ने भी कहा, हमने तो निद्रा को देवी माना है। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः है। निद्रा देवी क्यों है? निद्रा शक्ति क्यों है? शक्ति का रूप क्यों है? क्योंकि निद्रा के समय में हमारे मस्तिष्क में मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड का सिक्रीशन होता है, हमारे जितनी भी मेमोरी हमारी दिन भर की है वो एसिमिलेट ड्यूरिंग स्लीप ही हमारे मस्तिष्क में होती है। और इसके अलावा ड्रीमिंग स्लीप, 2 तरह की निद्रा होती है। एक तो होती है जिसमें स्वप्न आते हैं, विच इज कॉल्ड REM स्लीप, और दूसरी होती है नॉन REM स्लीप, यानी बिना सपने वाली नींद। तो जो सपने वाली नींद में तो हमारी मांसपेशियां इतनी ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं कि जब हम उठते हैं सुबह तो इतना फ्रेश फील करते हैं कि हमारी मांसपेशियों में भी पर्याप्त शक्ति है, हमारे मन में भी पर्याप्त उत्साह है। एंड दैट स्लीप 7 to 8 hours स्लीप फॉर ए नॉर्मल इंडिविजुअल इज ए मस्ट। मैं स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूं कि आप चाहे कल सुबह इम्तिहान है लेकिन 7 से 8 घंटे जरूर सोएं। एक्सरसाइज के बारे में पर्याप्त कहा गया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि फोर्टिफाई योर इनर स्ट्रेंथ विद योग एंड मेडिटेशन। योग और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मिक ऊर्जा का संवर्धन करें। और वो कैसे करें, उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं। हमारे पास शॉर्ट रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, हमारे पास शवासन है। शवासन का ही आगे चल के प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन जो है वो एक टेक्निक वेस्टर्न वर्ल्ड में आती है, दैट इज नथिंग बट शवासन। हम अपने शरीर के हर
हिस्से पर ध्यान देते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करते चले जाते हैं और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमारा शरीर जो है वो जमीन के ऊपर एक शव के रूप में लेटा हुआ है और हम चाहें तो भी, और इतनी डीप स्लीप आती है उसके बाद में, जो शवासन करते हैं विभिन्न योगासनों के बाद वो महसूस करते हैं। योग हमें दिया गया है एक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जो अष्टांग योग हमारा है वो उसमें पहले 5 कंपोनेंट हैं वो तो डुएबल हैं और दूसरे 3 कंपोनेंट है वो अंदर के हैं। बहुत सारी पद्धतियां हमारे यहाँ रही हैं। आप बात करते हैं रेकी की, जो हिंदुस्तान से जापान गया और जापान से वापस आया हमारे पास। आप बात करें प्रेक्षा ध्यान की, जो आचार्य महाप्रज्ञ ने हमें दिया। आचार्य महाप्रज्ञ के साथ सौभाग्य से मुझे 1980 से लेके उनके जीवन पर्यंत मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और हमने प्रेक्षा ध्यान नाम की एक पद्धति आचार्य महाप्रज्ञ ने दी और मैंने उस पर साइंटिफिक रिसर्च की थी और उसमें हमने ये पाया था कि आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता, आपका मेमोरी पावर्स काफी हद तक प्रेक्षा ध्यान करने के बाद बढ़ जाती हैं। बाद में आचार्य महाप्रज्ञ में उसको आगे उन्होंने संशोधित किया और उसको एक कैप्सूल के रूप में योग प्राणायाम शवासन, जिसको कि उन्होंने दूसरा नाम दिया कि वो इट वॉज ए पार्ट ऑफ प्रेक्षा ध्यान, कायोत्सर्ग नाम दिया उसको कि आप कायोत्सर्ग करें और श्वास प्रेक्षा करें जो मेडिटेशन है। इस तरह से ये पद्धति हुई। राजयोगा एक अन्य पद्धति है जो कि पूरी तरह से मेडिटेशनल पद्धति है जो कि राजयोगी करते हैं और ब्रह्मा कुमारी इसका जो पूरा काम है वो राजयोग के ऊपर आधारित है। विपश्यना जो पद्धति है वो इंटरनल, जो हमारे आंतरिक जितने भी अवयव हैं और हमारी जितनी भी संवेग हैं उनको हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पर महसूस करें, वो विपश्यना की पद्धति है। और बहुत सारी यौगिक पद्धतियां हमारे देश में प्रचलित हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य को जो है और बढ़ाने में, आगे संवर्धित करने में हमें मदद करती है। हम बहुत समृद्ध हैं इस देश में जो कि विभिन्न विषयों पर बात करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है। मेरे पास शायद मुझे फ्लिकरिंग लाइट दिख रही है, शायद मुझे ये कहा जा रहा है कि मुझे अपने व्याख्यान को सीमित कर देना चाहिए। इसलिए मैं आखिरी बात आपसे कहता हूं कि ये कहा जाता है कि की टू मेंटल हेल्थ इज हैप्पीनेस। मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है हैप्पीनेस। आप किस तरह से खुशी प्राप्त करें, और उस खुशी को प्राप्त करने के लिए वेस्टर्न लोगों ने 4 आर बताए हैं। उसमें पहला आर है रिचेस, यानी कि आप धनाढ्य हो तो आप हैप्पी हो सकते हैं। लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूं तो जो बिगिनर्स हैं वो तो कहते हैं यस, लेकिन जो लोग धनाढ्य हैं वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, रिचनेस डज नॉट गिव अस हैप्पीनेस। तो इसलिए दूसरा आर आता है, दूसरा आर है रिकॉग्निशन, कि आपको रिकॉग्निशन मिले, आपका नाम हो, आपको तमगा मिलता है, आपको मेडल मिलता है, आपको मंच पे सम्मानित किया जाता है। यस, रिकॉग्निशन गिव्स यू ट्रांजिएंट हैप्पीनेस। एक तात्कालिक खुशी वो देता है, लेकिन उसके बाद उससे आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है, वो सब बात समझ में आती है। बट रिकॉग्निशन इन ऑल डज नॉट गिव हैप्पीनेस बिकॉज फेम इज फ्लीटिंग। आज एक दूसरी यूनिवर्सिटी में जब मैं व्याख्यान दे रहा था तो मैंने वहां कोई 1000 के करीब स्टूडेंट से उनसे कहा, भाई राजेंद्र बाबू से लेके और द्रौपदी मुर्मू जी तक सारे राष्ट्रपतियों के नाम इन सक्सेशन कौन बता सकता है? बताइए, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। वो सारे लोग तो इतने ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड लोग थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे साहब, लेकिन हमें वो बाद में याद नहीं रहता क्योंकि फेम इज फ्लीटिंग। फेम इज फ्लीटिंग, इसलिए वो याद नहीं रहता। फिर तीसरा आर आता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन बहुत अच्छी बात है। रिक्रिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, प्ले है, म्यूजिक है, ईटिंग है, लेकिन उसमें भी बहुत सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। रिक्रिएशन बाय प्रॉपर फूड हैबिट्स,
रिक्रिएशन बाय लिसनिंग टू गुड म्यूजिक। और हमारे यहाँ तो मैं एक शोध कर रहा हूं जिसमें मैं वेदों के मंत्रों के उच्चारण का मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमारे संस्थान में नया शोध में आजकल कर रहा हूं। और उसमें भी एक ग्रुप में वो ले रहा हूं जिसमें कि लाइव मंत्रोच्चार होगा और एक ग्रुप वो ले रहा हूं जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से रिकॉर्डेड मंत्रोच्चार उनको सुनाया जाएगा और उनके मानसिक स्वास्थ्य के पैरामीटर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है वो एक अलग विषय है। तो रिक्रिएशन एंड प्ले बाय ड्रग्स एंड अल्कोहल, तीसरा आर जो है वो तो बहुत खतरनाक है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को अल्कोहल और ड्रग्स के माध्यम से तो रिक्रिएशन करना ही नहीं चाहिए। और रिक्रिएशन के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जो कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है, उनको काम में लें, सीखें, अनुभूत करें। लेकिन चौथा आर जो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज रीएडजस्टमेंट ऑफ योर एटीट्यूड। आपका सोचने का जो नजरिया है, आपका जो रवैया है, उसको सकारात्मक बनाएं, नकारात्मक से ले जाके सकारात्मक बनाएं। एंड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, दैट इज रियल हैप्पीनेस एंड इट गिव्स टू राइट मेंटल हेल्थ। बोलने को बहुत कुछ है लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत सारे अन्य वक्ता भी हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। आरोग्य भारती में राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इस बात से मैं बहुत ज्यादा हर्षित भी हूं, प्रफुल्लित भी हूं और आपकी स्मृतियों को जीवन भर याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौतम साहब। निश्चित रूप से आपने भारतीय संस्कृति एवं पाश्चात्य विधा का जो सामंजस्य स्थापित किया उसके लिए मैं भूरि से आपकी प्रशंसक हूँ। बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। मैं ये जानता हूँ शीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशस्यति, इतना उत्कृष्ट कोटि का जो एंजाइटी और डिप्रेशन का डिस्क्रिप्शन जी किया। श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ तक लिखा है कि सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल डिसीज, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति, सम्मोहात् मतिभ्रंशता, मतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यते। बिल्कुल सही है सर। किया गया है। तो ये भारतीय वाग्मय की देन है जो कि आज पाश्चात्य विधा आपने बहुत अच्छा किया कि उनके लिए जो नई चीज है वो भारतीय संस्कृति के लिए ये पुरातन है, प्राचीन है। आपने जो स्ट्रेस की बात कही तो मैं कहता हूं कि स्ट्रेस के बिना, स्ट्रेस इज एसेंशियल फॉर द लाइफ, स्ट्रेस विदाउट डिस्ट्रेस, हेन सेली की किताब है स्ट्रेस विदाउट डिस्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज एसेंशियल, लेकिन स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बीच में बहुत छोटी सी रेखा है। तो हम कब डिस्ट्रेस में चले जाएंगे उससे हमें बचाना चाहिए अपने आप को। गोस्वामी जी ने कहा है कि सबते नीके मूड जिन्हें ने व्यापार जगत गते। तो ये जो है ये सामान्य बात कही गई है। तो निश्चित रूप से हमको डिस्ट्रेस से बचना चाहिए। और आपने जो रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा किया, व्यक्तिगत रूप से चिकित्सक होने के नाते मैं जितने भी आपके डिसऑर्डर्स हैं साइकोसोमेटिक, मैं सजेस्ट करता हूं शवासन के साथ साथ में निष्पन्द भाव इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो कि आप ऑफिस आवर्स में कर सकते हैं। इससे लोगों को अभूतपूर्व लाभ होता है, कैटेकोलमीन्स का डिग्रेडेशन होता है। प्रोफेसर के उडुप्पा साहब के साथ में हम लोगों ने काम किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये रिजल्ट्स हमने देखे हैं। चाहे आपके इस प्रकार के प्रैक्टिस से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आज आपने, मैं आगे भी आपको सुनता रहूंगा क्योंकि आपने एक ऐसे पक्ष को लिया है जो कि वर्तमान परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय वार्ष्णेय साहब ने आपके सामने रखा कि हर 5वें व्यक्ति को कोई ना कोई मेंटल एलिमेंट है। स्वास्थ्य के कौन कितने करीब है ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने विचारों से हमें अवगत कराया। और मैं आदरणीय वार्ष्णेय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, भाई साहब को, कि जिन्होंने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकाल करके आज आरोग्य भारती के मंच के माध्यम से इस बात को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से हजारों लोगों के बीच में ये बात पहुंचाएंगे। और मैं चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर एक हम फिजिकल मीटिंग भी करें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं आपको आमंत्रित करता हूं प्रयागराज की धरती पर कि आपको मैं चाहता हूं कि हाँ, कुंभ के समय में ये कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें हम मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। और चूंकि डॉक्टर बीके सिंह जी का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी बीच में आ गया, तो भी उनका
हमारे पास मैसेज आया है कि मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य से निकलना पड़ रहा है, तो वो जो है हमारे साथ इस समय नहीं है, और अरुण कुमार त्रिपाठी भी संभवतः इस समय नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं भाषण जी सर, भाई मैं साहब से एक लाइन का एक सूचना देना चाहता हूं सर कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो जयपुर में है, जी, उसका मैं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूं। हाँ, और मैं भी आपके मानसिक, साथ। जी जी जी, अपन शायद लास्ट उसमें आए थे क्या आप? हाँ, मैं अभी मीटिंग में था, मेरे साथ चर्चा हुई आपकी। 3-4 दिन पहले। यस यस यस। हाँ, मैं रहा तो था मीटिंग। यहाँ अपन लोगों ने ये तय किया है कि जयपुर में एक वर्कशॉप रखेंगे मानसिक स्वास्थ्य पर, और उस समय आपसे साक्षात दर्शन होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे। तो मैं भाषण जी भाई साहब, आप मेरी आवाज आ रही है क्या? भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं हमको? कुछ तकनीकी दुविधा लग रही है मुझे। कुछ तो शिव गौतम जी की आवाज तो साफ सुनाई पड़ रही है, लेकिन आपकी आवाज बहुत कम सुनाई पड़ रही है, ना के बराबर। अच्छा, आप भाई साहब थोड़ा सा संक्षिप्त में कुछ बोलना चाहें, क्योंकि हम समापन करने जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिव साहब का गौतम जी की आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ रही थी। चलिए भाई साहब। तो मेरी आवाज आ अब रही हम है लोग, भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत मैंने कम है। अश्विनी जी, अवनीश जी की आवाज भी कम आ रही है। हाँ, भाई साहब अच्छा, ये कह रहे तो थे कि अब ब्रीफ हम, में आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, शिव आपको गौतम जी की आवाज एकदम बहुत अच्छी आवाज आ रही है। वासने साहब ये कह रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप लास्ट सेंटेंस जो कहा जाता है, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ हैं, तो आपके मुखारबिंद से कुछ आखिरी बात सुनना चाहते हैं, ऐसी सबकी इच्छा है। नहीं, ये विषय ऐसा है कि जिसके बारे में और अधिक चर्चा होनी चाहिए और थोड़ी व्यवहारिक चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ जी हाँ। बल्कि हम एक दिन भर की वर्कशॉप भी रख सकते हैं, या एकेडमिक सेमिनार भी रख सकते हैं, इसमें और अधिक वक्ता भी रहे। तो अलग अलग राइट पहलुओं के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है इसके बारे में और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे हम। राइट भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे आगे कार्यक्रम बनाते हैं भाई साहब। तो आपका आदेश हो तो समापन किया जाए भाई साहब। ठीक, करिए। शांति मंत्र के साथ समापन करिए अवनीश जी। बहुत बहुत आप भी। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आरोग्य भारती राष्ट्रीय संगठन आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वासने जी भाई साहब का मार्गदर्शन हम सभी को मिला, उनका आशीर्वचन हम सभी को मिला, और इसके साथ ही साथ जो हमारे आज के विशिष्ट वक्ता के रूप में हमको जिनका मार्गदर्शन मिला, आप सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आरोग्य भारती आयुर्वेद मिशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को फेसबुक पे देखा या आगे भी देखेंगे रिकॉर्डेड, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी लोग शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अवनीश जी, जरा अगली बार से माइक ठीक करिए, आपकी भी आवाज कम आ रही है, तोमर जी की भी कम आ रही थी। जी भाई साहब, जी तो भाई साहब, ये इसको यार कैसे ठीक करना देखना पड़ेगा। जी भाई साहब, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम।